अब अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम का लास्ट मोमेंट रिवीजन। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोगों को सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूँ कि हम लोग यहाँ पर स्टडी मटेरियल से सारी चीज़ों को देखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो उस वक्त आपके सामने में स्टडी मटेरियल खुला हुआ होना चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं सबसे पहला टॉपिक हमारा स्टडी मटेरियल के हिसाब से बिजनेस प्रोसेस डिजाइन किसको बोलते हैं। बिजनेस प्रोसेस डिजाइन का मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस की फंक्शन को, एक्टिविटीज को या फिर आपके टास्क को रीस्ट्रक्चर करना बिजनेस प्रोसेस डिजाइन कहलाता है। फंक्शन, एक्टिविटीज या टास्क को रीस्ट्रक्चर करना बिजनेस प्रोसेस डिजाइन कहलाता है। आखिर ये बिजनेस प्रोसेस डिजाइन क्यों करते हो? क्योंकि आपके पुराने सिस्टम में यानी कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पर बदलना चाहते हो, यानी कि आप प्रपोज सिस्टम की ओर जाना चाहते हो या नए सिस्टम की ओर जाना चाहते हो। इसीलिए आप क्या करते हो? रीस्ट्रक्चर करते हो फंक्शन को, एक्टिविटीज को या फिर टास्क को। तो उसको बिजनेस प्रोसेस डिजाइन कहते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि 3 सेक्शन में हम लोग यहाँ पर बिजनेस प्रोसेस डिजाइन के स्टेप्स को देखेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। प्रेजेंट प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? प्रेजेंट प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस को। अगर प्रोसेस को आप समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, तभी उसकी कमियों को समझ पाओगे। ठीक है, यानी कि अंडरस्टैंड करना पड़ता है प्रेजेंट बिजनेस के प्रोसेस को। अंडरस्टैंड करने के बाद उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। अंडरस्टैंड कर लिया, अब इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ता है ताकि इसकी कमियां का पता चल सके। तो अंडरस्टैंड कर लिया, डॉक्यूमेंट कर लिया, अब अकॉर्डिंगली एनालिसिस किया जाता है कि भाई प्रेजेंट सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं। जब आप नए सिस्टम की ओर बढ़ते हो तो याद रहे, जब आप मोबाइल खरीदने भी जाते हो नया, तो आप क्या करते हो? जो आपके एग्जिस्टिंग मोबाइल में जो फैसिलिटीज है, जो अच्छा है आपके मोबाइल में, उसको तो देखते ही एग्जिस्टिंग मोबाइल में, साथ में कुछ एडिशनल फीचर्स आप ढूंढते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी क्या होता है कि जब प्रपोज सिस्टम के लिए आप जाओगे तो आप एडिशनल फीचर्स देखोगे। यानी कि यहाँ पर प्रपोज सिस्टम में क्या करना है? प्रपोज प्रोसेस का डॉक्यूमेंटेशन करना है। सबसे पहले प्रपोज प्रोसेस आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंटेशन करना है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि भैया प्रपोज्ड प्रोसेस जो है जिसको आप लगाने के लिए जा रहे हैं वो अपने बिजनेस के लाइन में है कि नहीं है, ये बात देखोगे। उसके बाद वैलिडिटी चेक करोगे कि वे वैलिड है कि नहीं। जो प्रपोज सिस्टम हम लगाएंगे तो काम तो करेगा ना, ऐसा तो नहीं है करप्ट हो जाएगा या फिर हमारे लिए काम का चीज़ नहीं है। तो वैलिडिटी को चेक करते हैं, उसको भी डॉक्यूमेंटेशन करना है। उसके बाद लास्ट में जो होता है, चेक कर लिया वैलिडिटी को और अकॉर्डिंगली जो है उसको इंप्लीमेंट करके टेस्ट करना है, इंप्लीमेंट एंड टेस्ट करना है। तो इसी चीज़ को इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू प्रोसेस करके बोला गया है प्रपोज सिस्टम को। हम लोग यहाँ पर जो केस लॉ की बात करते हैं, आपकी स्टडी मटेरियल में 3 बातें दी गई है। मतलब केस लॉ की बात करते हैं, अभी आपका प्रेजेंट सिस्टम जो है मैनुअल बिलिंग सिस्टम है, उसको आप ऑटोमेटेड बिलिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्रपोज प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन आपको ऑटोमेटेड बिलिंग का करना पड़ेगा। या फिर आप इंटीग्रेटेड सिस्टम लगाना चाहते हो ताकि कुछ काम मैनुअली हो और कुछ काम ऑटोमेटिक तरीके से हो। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में। आखिर ये सिस्टम डेवलपमेंट होता क्या है? यानी कि अभी हम लोगों ने डिजाइन के बारे में देखा। जब डिजाइन किया, नए प्रोसेस में अपनाना है तो नए प्रोसेस को डेवलप तो करना ही पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग सिस्टम का रीअसेसमेंट करते हो आप। फिलहाल क्या करते हो? एग्जिस्टिंग सिस्टम जो आपका है वर्तमान का सिस्टम, उसका रीअसेसमेंट करते हो, एग्जामिन करते हो। उसके अकॉर्डिंगली जो है न्यू मेथड एंड प्रोसीजर जो है उसको डेवलप करना रहता है आपको। ठीक है, ताकि फंक्शन, एक्टिविटी या टास्क में आपको चेंज लाना है, नए प्रोसेस को अपनाना है। यानी कि न्यू सिस्टम या प्रपोज जो सॉल्यूशन होता है उसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि एग्जिस्टिंग सिस्टम के, वर्तमान सिस्टम के सारे गुण होने चाहिए प्लस कुछ अच्छी बातें होनी चाहिए। 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के। 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? तो 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसको हम लोगों को काफी डिटेल में जाके पढ़ना है, इसलिए बाद में हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप नाम याद रखना है आपको, एनालिसिस और डिजाइन। 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं। पहला एनालिसिस, सिस्टम एनालिसिस, और दूसरा सिस्टम डिजाइन। तो सिस्टम को एनालिसिस किया, ठीक है, और सिस्टम को डिजाइन किया। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, प्रोसेस कैसे फ्लो करता है सिस्टम डेवलपमेंट का? तो सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है? वो सारे सिस्टम को एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है उसको भी डिटरमाइन करता है, यानी कि नए सिस्टम से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीज़ों को सिस्टम एनालिस्ट जो है उसका डिटेल बनाता है और अल्टीमेटली अपने रिकमेंडेशन के साथ रिपोर्ट मैनेजमेंट को सौंपता है। मैनेजमेंट को बहुत सारे अल्टरनेटिव बताता है सिस्टम एनालिस्ट, उसमें से जो बेस्ट अल्टरनेटिव मैनेजमेंट को ठीक लगता है उसको मैनेजमेंट सेलेक्ट करता है। अब जब सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंगली डिजाइनर डिजाइन करता है और डिजाइनर ने कोडिंग वोडिंग डिजाइन कर दी। ठीक है, डिजाइनर को क्या आता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, C++, जावा, कोबोल, ये सब आता है। तो डिजाइनर ने डिजाइन कर दिया, उसको डेवलपर को देता है, डेवलपर डेवलप कर देता है। अकॉर्डिंगली उसको टेस्टिंग और इंप्लीमेंटेशन वगैरह सब किया जाता है। तो इस तरह से सिस्टम डेवलपर लास्ट में डेवलप हो जाता है और अल्टीमेटली क्लाइंट को डिलीवर कर दिया जाता है या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन में लग जाता है। तो 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के, एनालिसिस करना और डिजाइन करना। ये सारी चीजों को पूरी चैप्टर में हम चर्चा करेंगे और बार बार मैं इस बातों को बोलूंगा तो इसलिए आपको ख्याल आ जाएगा। तो
इसलिए आप फिलहाल टेंशन ना लो, क्योंकि यहाँ पर टेंशन क्या बोलते हैं, आपको हम लोग सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सिस्टम कैसे कैसे डेवलप होता है वो पूरी जानकारी हम लोग डिटेल में लेने के लिए जा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, बेसिक प्रॉब्लम इन अचीविंग सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। सिस्टम डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव में की बेसिक प्रॉब्लम क्यों है, क्या होती है, मतलब ये एक्चुअली क्या क्या प्रॉब्लम्स हर्डल्स आती हैं जब सिस्टम डेवलप करने के लिए आप जाते हो। तो 4 प्रकार से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। यूजर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, डेवलपर से रिलेटेड इशू, उसके बाद मैनेजमेंट का रिलेटेड प्रॉब्लम और न्यू टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम। अब हम लोग बात करते हैं यूजर रिलेटेड प्रॉब्लम के बाद में, यूजर के रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज होते हैं उसके बारे में। तो यूजर का नीड्स जो है वो बदलते रहता है, यानी कि शिफ्टिंग यूजर नीड्स, मतलब यूजर को एक बात पर टिकता ही नहीं है। तो पहला यूजर रिलेटेड प्रॉब्लम क्या होता है कि शिफ्टिंग यूजर नीड्स, ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम होता है, ठीक, उसके नीड्स जो है बदलते रहते हैं। दूसरा क्या होता है कि मतलब यूजर जो होता है वो अपने वर्किंग स्टाइल में परिवर्तन नहीं चाहता है, ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस टू चेंज, यूजर जो होता है वो चेंज से रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोगों ने दूसरी बात देखी। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है, यूजर रिलेटेड इशू। तो यहाँ पर यूजर सिस्टम डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है, तो लैक ऑफ यूजर पार्टिसिपेशन, मतलब वो पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहता है, तो लैक ऑफ यूजर पार्टिसिपेशन। और चौथा इनएडिक्वेट टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, यूजर का जो होता है वो प्रॉपर्ली जो होता है ट्रेनिंग नहीं होता है और सिस्टम को ठीक से टेस्ट नहीं किया जाता यूजर के अकॉर्डिंग है कि नहीं इस बात के लिए। तो लैक ऑफ यूजर पार्टिसिपेशन और टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है, तो ये सारे यूजर रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि यूजर की नीड्स बदलते रहती हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि चेंजिंग यूजर नीड्स, उसके बाद रेजिस्टेंस टू चेंज, उसके बाद लैक ऑफ यूजर पार्टिसिपेशन और लास्ट वाला इनएडिक्वेट टेस्टिंग एंड यूजर्स ट्रेनिंग। तो ये सारे यूजर्स के रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपर के रिलेटेड प्रॉब्लम क्या क्या होते हैं। डेवलपर लोगों के पास कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, सिस्टम डेवलपमेंट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड या कोई प्रॉपर मेथोलॉजी नहीं मिल पाती है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सिस्टम डेवलपमेंट मेथोलॉजी। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होते हैं, डेवलपर होते हैं, उनके पास ओवर वर्क होता है और उस अकॉर्डिंग जो है स्टाफ ट्रेंड नहीं होते हैं, अंडर ट्रेंड डेवलपमेंट स्टाफ, ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉब्लम होता है। मैनेजमेंट रिलेटेड इशू की बात जहां तक करते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है मैनेजमेंट रिलेटेड, लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट। सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं होगा तो फंड कौन देगा, प्रोजेक्ट का अप्रूवल कौन देगा, तो लैक ऑफ सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट एंड इन्वॉल्वमेंट। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल काम होता है मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट के सारे प्रॉब्लम, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो तो सिस्टम बनाना आसान हो जाता है, लेकिन जब प्रॉब्लम ही अनस्ट्रक्चर्ड हो तो उसके लिए आपका सिस्टम बनाना कठिन होता है। और न्यू टेक्नोलॉजी, जब तक में सिस्टम बनता है या फिर बनते वक्त में ही नई नई टेक्नोलॉजी आते रहती है जिसको इंटीग्रेट करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में देखे सिस्टम डेवलपमेंट को अचीव करने में। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट टीम के बारे में। अभी हम लोग इस चर्चा को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं यहाँ पर सिस्टम डेवलपमेंट टीम के बारे में, क्योंकि इसको डिटेल में मैं बताने वाला हूँ कि भैया ये टीम में कौन कौन इन्वॉल्व होता है, ठीक है। फेज नंबर 2 जब हम लोग देखते रहेंगे उस वक्त में मैं आपको याद दिला दूंगा वहां पर जाकर कि सिस्टम डेवलपमेंट टीम के बारे में आपको देखना था। अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि टीम की बात है और क्रिकेट टीम और कौन कौन टीम आप खेलों के बारे में देखते रहते हो तो टीम वर्ड आपको अभी याद रहेगा। अकाउंटेंट इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट वर्क में अकाउंटेंट का क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होता है 3 जगह पर जहां तक बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या बोलता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई की टर्म में अकाउंटेंट इन्वॉल्वमेंट होता है। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, सिस्टम इंप्लीमेंटेशन का कॉस्ट, यहाँ पर सिस्टम को इंप्लीमेंट करने की कॉस्ट की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम ही एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन सिस्टम, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन की बात हम लोग करेंगे। और कुछ स्किल जो है उसकी जरूरत रहती है अकाउंटेंट के पास, तो अकाउंटेंट के पास ये सारे स्किल होते हैं तो वो काम देता है। तो अकाउंटेंट इन्वॉल्वमेंट इन डेवलपमेंट वर्क, इसमें 3 बातों को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में अकाउंटेंट का कैसे होगा, तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देगा कि कितना कितना आपके नए प्रोजेक्ट से रिटर्न होने वाला है, ठीक है। तो कॉस्ट और बेनिफिट, ठीक है। तो बेनिफिट को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। 2 प्रकार के बेनिफिट होते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। और कॉस्ट को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट, मतलब सिस्टम को ऑपरेट करने का जो खर्चा लगेगा उसके बारे में भी, उसके डेवलपमेंट कॉस्ट, सिस्टम को डेवलप करने का खर्चा, और यहाँ पर बाकी इंटेंजिबल बेनिफिट्स जो होंगे, ठीक है, जैसे कि आपकी सेविंग वगैरह होगी, तो इस सारी चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो ऑपरेशनल, डेवलपमेंट एंड इंटेंजिबल कॉस्ट। उसके बाद टेंजिबल और इंटेंजिबल बेनिफिट्स 2 प्रकार के। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने का कॉस्ट और उसका एसोसिएटेड बेनिफिट अगर आपने इंप्लीमेंट कर डाला तो। उसके बाद स्किल एक्सपेक्टेड फ्रॉम अकाउंटेंट से स्किल क्या क्या एक्सपेक्ट की जाती है। अकाउंटेंट को सिस्टम डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा उसको नॉलेज ऑफ बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए, और तीसरा आईटी से रिलेटेड जो होते हैं बेसिक ऑपरेशन के नॉलेज होने चाहिए। तो ये सारे उनसे स्किल जो है एक्सपेक्ट किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में मेन रूप से मेथोलॉजी, अप्रोचेस और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस। मेथोलॉजी, अप्रोचेस और फेजेस, ये 3 बातें बहुत जरूरी
जरूरी चीज़ें हैं। तो मैथोलॉजी की बात करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट मैथोलॉजी आखिर होता क्या है। तो इस सिस्टम डेवलपमेंट मैथोलॉजी आखिर होता क्या है। तो हम लोग जब सिस्टम डेवलप करने के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई अप्रोप्रिएट मैथोलॉजी फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ कि एक बड़ा सिस्टम है, मान लो उस सिस्टम को क्या करते हो आप, इतना बड़ा सिस्टम को आपको डेवलप करना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट दिया, ठीक है। तो उसको ये टुकड़ों का बिल्ड बोलेंगे, बिल्ड 1, बिल्ड 2, बिल्ड 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, मान लो 10 बिल्ड को डेवलप कर लिया और सबको आपस में इंटीग्रेट कर दिया तो एक सिस्टम बन जाता है, ठीक है। सबको आपस में इंटीग्रेट करने के बाद तो इसको हम लोगों ने क्या बोला कि यहाँ पर इसको बिल्ड बोलेंगे, जो कि इसको इंक्रीमेंट भी बोला जाता है, बिल्ड भी बोला जाता है, सब सिस्टम भी बोला जाता है, ठीक है। और कई नाम से इसको पुकारे जाते हैं, ठीक है, मॉड्यूल भी बोला जाता है। तो मैथोलॉजी की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट मैथोलॉजी की बात, पहला मैथोलॉजी है कि प्रोजेक्ट को, बड़े प्रोजेक्ट को आपको डिवाइड करना है, डिवाइड द प्रोजेक्ट। और जैसे कि आप सीपीएम पढ़ते हो तो सीपीएम में जैसे कि आप वो जो ग्राफ बनाते हो उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, ऐसे ही आपको डिवाइड बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है और हर एक प्रोजेक्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट होना चाहिए। तो डिवाइड द प्रोजेक्ट सबसे पहला रूल होता है, मैथोलॉजी है यानी कि डिवाइड करने की मैथोलॉजी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग मेमोरी टेक्निक पहले देख लेते हैं, मैथोलॉजी क्या होती है। तो डीपीएस के टीटी का चेंज हो गया पोस्ट, डीपीएस के टीटी का चेंज हो गया पोस्ट, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, चेंज हो गया पोस्ट। एमएस धोनी की कहानी आ रही है, एमएस धोनी जो था वो टीटी था, रेलवे में टीटी ज्वाइन हुआ था, ठीक है। और वो रांची के मान लो दिल्ली पब्लिक स्कूल में तो वो पढ़ता नहीं था, वो मैकॉन के स्कूल में पढ़ता था, ठीक है, मैकॉन स्कूल में पढ़ता था। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि दिल्ली पब्लिक स्कूल के टीटी का चेंज हो गया पोस्ट, यानी कि वो महेंद्र सिंह धोनी बन गया। तो मैथोलॉजी कैसा उसने डेवलप की कि देखो वो महेंद्र सिंह धोनी बन गया, वो टीटी था, मामूली रेलवे में काम करता था, ठीक है, टीटी के पोस्ट पे। तो डीपीएस के टीटी का चेंज हो गया पोस्ट। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डी से क्या हो गया, डी का मतलब डिवाइड द प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट को कई छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड करना है, हर एक प्रोसेस का एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट होगा। सेकंड हमारा पॉइंट आता है पी का मतलब क्या हो गया, पीरियोडिक रिपोर्ट जमा करना है, ठीक है, प्रोग्रेस का पीरियोडिक रिपोर्ट मैनेजमेंट को जमा करना है। तो दूसरी मैथोलॉजी क्या होती है कि प्रोग्रेस का पीरियोडिक रिपोर्ट जमा करना होता है मैनेजमेंट को, ये मैथोलॉजी निश्चित तौर पे फॉलो करना है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, डीपीएस मतलब क्या, एस का मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ, हर एक कंट्रोल पॉइंट पे साइन ऑफ करना है, यानी कि जब आप फेज को बदलते रहोगे या दूसरे साइकिल में प्रवेश करते रहोगे तो मैनेजमेंट का साइन ऑफ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डी का मतलब डिवाइड द प्रोजेक्ट और पी का मतलब हम लोगों ने देखा पीरियोडिक रिपोर्ट जमा करना है प्रोग्रेस का, मैनेजमेंट वगैरह को। उसके बाद एस का मतलब हम लोगों ने देखा साइन ऑफ लेना है हर एक पॉइंट पर, हर एक कंट्रोल पॉइंट पर। उसके बाद चौथी बात हम लोग करते हैं चेंज के बारे में। चेंज के बारे में मतलब जो मैथोलॉजी में अगर कुछ भी चेंज करना है तो उसमें पक्का से पक्का जो होता है प्रॉपर्ली जो है मैकेनिज्म होना चाहिए, कंट्रोल प्रोसीजर होना चाहिए, मतलब फॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए, अप्रूवल वगैरह लेके ही कोई चेंज कर सकता है, अदरवाइज चेंज नहीं कर सकता है। टी का मतलब क्या हो गया, कोई भी आपका क्या बोलते हैं सिस्टम का फेज होगा उसको इंप्लीमेंट करने से पहले टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। और छठा ट्रेनिंग, तो टेस्टिंग ट्रेनिंग, ठीक है, टेस्टिंग ट्रेनिंग। चेंज हो गया पोस्ट, ठीक है, पोस्ट बोले तो पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, लास्ट वाला आएगा पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू। तो डीपीएस के टीटी का चेंज हो गया पोस्ट, ये मैथोलॉजी होनी चाहिए। डिवाइड करना है बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे भागों में और सबका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होना चाहिए। और उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा कि पीरियोडिक रिपोर्ट जमा करना है प्रोग्रेस का, मैनेजमेंट वगैरह को। एस का मतलब हम लोगों ने देखा साइन ऑफ करना है हर एक कंट्रोल पॉइंट पर मैनेजमेंट का। चेंज का मतलब हम लोगों ने देखा चेंज कंट्रोल मतलब फॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए, कुछ भी चेंज करना है तो। पोस्ट का मतलब हम लोगों ने देखा पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इंप्लीमेंटेशन के बाद भी जो है इफेक्टिवनेस बना रहे। टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब हम लोगों ने देखा था ट्रेनिंग और टी का मतलब टेस्टिंग होना देखा था हम लोगों ने। तो ये मैथोलॉजी होती है। अब हम लोग अप्रोचेस की चर्चा करते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट के अप्रोचेस की चर्चा अब हम लोग करते हैं, हमारा अगला टॉपिक। तो यहाँ पर बात हम लोग अगर करते हैं अप्रोचेस की, तो यहाँ पर करीब 6 प्रकार के अप्रोच होते हैं जिससे सिस्टम को डेवलप किया जा सकता है। WIP सड़ गया, WIP सड़ा, ठीक है। तो W का मतलब क्या हो गया, वाटरफॉल अप्रोच, वाटरफॉल अप्रोच। I का मतलब क्या हो गया, इंक्रीमेंटल अप्रोच। और P का मतलब प्रोटोटाइप अप्रोच। उसके बाद S का मतलब स्पाइरल मॉडल, उसके बाद A का मतलब यहाँ पर एजाइल मॉडल और रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। तो ये सारे आपको अप्रोचेस हम लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं। अब जाहिर सी बात है कि पूरी रामायण हम लोग यहाँ पर सुनेंगे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हनुमान जी का नाम याद नहीं रहेगा, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगी। W का मतलब क्या हो गया, फिलहाल मैं आपको फिर से बता दूँ, W का मतलब क्या हो गया, वाटरफॉल। I का मतलब क्या हो गया, इंक्रीमेंटल। और पी का प्रोटोटाइप और स्पाइरल यहाँ पर। और उसके बाद ये हो गया आपका एजाइल मेथोलॉजी और उसके बाद रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये अप्रोचेस को हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है।
फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस। तो पिछली बार की स्टडी मेटेरियल में 7 फेजेस में बताया गया था, अब की बार में 8 फेजेस में बताया गया है। इसीलिए आप ये नहीं बताओगे एग्जाम में कि कितने फेजेस होते हैं, आप केवल फेज 1 फेज 2 इस तरह से वर्ड इस्तेमाल करोगे, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि देयर आर 8 फेजेस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, ऐसा नहीं बोलोगे। क्योंकि मैथोलॉजी अगर देखी जाए तो ज़्यादातर आईटी कंपनी में आप पूछोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर से तो वो बोलेगा 6 फेज होते हैं, कुछ बोलेंगे 7 फेज होते हैं, लेकिन हमारे को 8 फेजेस पढ़ने हैं। तो आठों के आठों का हम लोगों का नाम याद रखना है, ठीक है। तो मान लो कि क्या बोलते हैं, आठों का आठों नाम याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 8 का 8 आप नाम याद कैसे रख सकते हो। तो IRDA का नाम याद रखना है आपको, IRDA, ठीक है। तो मान लो कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हम लोग यहाँ पर IRDA, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ कि IRDA ने आपके दिमाग को डेवलप, आपके जो IRDA है ना, उसने दिमाग को डेवलप करने का टिप दिया, ठीक है, दिमाग को डेवलप करने का टिप दिया। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये 4 हो गए और ये 4 हो गए, 8 फेज याद हो जाएंगे आपको, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस। वैसे हम लोग इन स्टेजेस को भी डिटेल में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, पूरे अप्रोचेस को डिटेल में और पूरे स्टेजेस को डिटेल में पढ़ लिया तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसी को डिटेल में WIP सड़ा और IRDA डेवलप टिप, ठीक है, डेवलपमेंट टिप। तो आई का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, फेज 1 आपका होता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। आर का मतलब क्या हो गया, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस। और उसके बाद डी का मतलब क्या होगा, सिस्टम डिजाइन, ठीक है। तो ये प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर लिया, मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम का पूरा एकदम जायजा लेना है, उसका प्रपोज सॉल्यूशन वगैरह सब देखना है। तो इन्वेस्टिगेट करेगा, सिस्टम एनालिस्ट करेगा ये काम, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगा, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्या नए सिस्टम की जरूरत है, उस रिक्वायरमेंट का एनालिसिस करेगा। और एनालिसिस करने के बाद जो है रिपोर्ट जब मैनेजमेंट को सौंप दिया, तो मैनेजमेंट जो होता है उसमें से ये रिकमेंडेशन के साथ जो सिस्टम एनालिस्ट होता है वो मैनेजमेंट को रिपोर्ट सौंपेगा। जैसे ही रिपोर्ट सौंप दिया तो वैसे ही मैनेजमेंट उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करेगा, अगर उनको सिस्टम डेवलप करना है तो। अगर बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया तो वो डिजाइनर को दिया जाएगा, डिजाइनर कोडिंग वोडिंग अपना करेगा, ठीक है। तो डिजाइनर ने कोडिंग वोडिंग कर ली और उसके बाद यहाँ पर डिजाइनर ने कोडिंग वोडिंग कर ली, उसके बाद सिस्टम में और भी कुछ चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब बनाना है तो आपको एक्विजिशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्विजिशन, ये स्टेज का नाम है सिस्टम एक्विजिशन, ठीक है, सिस्टम एक्विजिशन। अब यहाँ पर डिजाइनर ने डिजाइन कर लिया, फिर कुछ जरूरी चीजें एक्वायर भी कर ली, उसके बाद डेवलपर के पास जाएगा, सारी चीजें सिस्टम डेवलप करेगा। लास्ट में यहाँ पर डेवलपर क्या करेगा, डेवलप करेगा। अब जब डेवलप कर लिया तो जो डेवलपर लोग होंगे ये लोग भी एक बार टेस्ट करेंगे, उसको सिस्टम टेस्टिंग बोला जाता है। अगर टेस्ट करने के बाद अच्छा निकला तो उसको फिर उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ लेगा तो ठीक करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे। और इंप्लीमेंट करने के बाद भी पोस्ट रिव्यू, ठीक है, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू करते रहना है और मेंटेनेंस करते रहना है। इस तरह से सारी कहानी आपकी जाएगी। आई का मतलब हम लोगों ने देख लिया प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, आर का मतलब हम लोगों ने देखा सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, और डी का मतलब सिस्टम डिजाइन, और उसके बाद ए का मतलब सिस्टम एक्विजिशन, डेवलप का मतलब क्या, सिस्टम डेवलपमेंट, उसके सिस्टम टेस्टिंग के बाद सिस्टम इंप्लीमेंटेशन और पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो IRDA ने डेवलप किया, IRDA ने दिया दिमाग डेवलप करने का टिप। तो ये सारे के सारे फेजेस यहाँ पर हम लोगों के आ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग स्टेप्स की जहाँ तक बात करते हैं तो इसको भी फेजेस को ही स्टेप्स आप बोल सकते हो। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिजाइन, ठीक है, IRDA, यहाँ पर सिस्टम एक्विजिशन भी एक होगा, और सिस्टम डेवलपमेंट, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद सिस्टम इंप्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू एंड मेंटेनेंस। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर वाटरफॉल अप्रोचेस के बारे में। तो वाटरफॉल अप्रोचेस के भी स्टेप्स होते हैं, मतलब इन्हीं सब फेजेस को ये लोग फॉलो करते चले जाएंगे। वाटरफॉल का मतलब क्या होता है, झरना। झरने का मतलब क्या होता है कि एक बार नीचे गया तो ऊपर नहीं आएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि एक फेज पूरा निपटा लिया, जो भी फेजेस आपके होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उनको पूरा निपटा लिया एक को, तभी दूसरे में शिफ्ट करना है। मतलब एक फेज दूसरे फेज से ओवरलैप नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ओवरलैप कर सकता है, ज्यादा ओवरलैप नहीं करेगा। मतलब एक फेज को पूरा निपटा कर ही दूसरे फेज की ओर बढ़ना है। हर एक फेज सीक्वेंस में या फिर लीनियर फैशन में जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वाटरफॉल को आप क्या बोलते हो, वाटरफॉल को ट्रेडिशनल अप्रोच भी बोला जाता है, इसको लीनियर अप्रोच भी बोला जाता है, या फिर सीक्वेंशियल अप्रोच भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको ट्रेडिशनल भी बोला जाता है, ध्यान रहे। तो हर फेज जो होता है सीक्वेंस या लीनियर फैशन में आगे बढ़ते चला जाता है। अगला फेज तब तक चालू नहीं कर सकते हो आप जब तक पिछला फेज कंप्लीट नहीं कर लिया, बस थोड़ा बहुत ओवरलैप कर सकता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, सीक्वेंस में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाता है। प्रोजेक्ट को सबसे पहले सीक्वेंस में डिवाइड किया जाता है, और ऑब्वियसली कि बड़े प्रोजेक्ट में हम लोगों ने देखा था डिवाइड किया जाता है, सीक्वेंस में डिवाइड किया जाता है। ध्यान रहे, इतने सारे सीक्वेंस में डिवाइड कर दिया प्रोजेक्ट को। उसके बाद टाइम, डेट, बजट सबका वन टाइम ही प्लानिंग कर लिया जाता है, ठीक है।
एक बार में ही एक ही जगह पे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, वन टाइम प्लानिंग करो का टाइम डेट और बजट का, ठीक है। कितना कठिन टास्क है सोचो, वन टाइम में प्लानिंग करना पड़ता है आपको, टाइम डेट बजट का सबका प्लान आपको, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, हर फेज को टाइटली कंट्रोल रखने के लिए आपको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो की कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस में प्रोजेक्ट को डिवाइड किया जाता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि टाइम डेट बजट सबका वन टाइम में ही प्लान किया जाता है, उसी को फॉलो करना है। और लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन, हर एक फेज का जो होता है उस पर टाइट कंट्रोल करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। अब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ की बात, जो कम एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं उनके लिए ये बेस्ट अप्रोच होता है। कम एक्सपीरियंस वाले लोग कि एक एक को निपटाओ और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। तो कम एक्सपीरियंस वाले लोगों के लिए, लेस एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी अच्छा होता है ये, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो, ठीक है। क्वालिटी वगैरह सब अच्छी होती है क्योंकि सीक्वेंस में एक एक करके अच्छी तरीके से निपटाते चले जाता है, तो क्वालिटी अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट हमारा होता है। तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि प्रोग्रेस को मेजर करना आसान होता है हर एक फेज का। तो जैसे जितना जितना सीक्वेंस खत्म हो जाएगा आप समझ जाओगे कि प्रोग्रेस को मेजर कर पाओगे, तो प्रोग्रेस को मेजर करना आसान होता है। चौथी बात जहां तक देखते हैं कि कंजर्व रिसोर्सेज में भी अच्छा रिजल्ट देता है, कंजर्व रिसोर्सेज में ही। तो वन टाइम ही प्लानिंग कर ली जाती है कि भैया इतना रिसोर्सेज होगा उसी से हम लोगों को इस्तेमाल करना है। वीकनेस इसका क्या क्या होता है, तो पहली बात हम लोग वीकनेस की बात करते हैं कि जो भी होता है प्रोजेक्ट इनफ्लेक्सिबल होता है, स्लो होता है और काफ़ी कॉस्टली होता है। इनफ्लेक्सिबल, स्लो और काफ़ी कॉस्टली होता है प्रोजेक्ट। दूसरा वीकनेस क्या होता है कि बैकवर्ड मूवमेंट जो है किसी भी फेज का नहीं हो पाता है। तो वाटरफॉल ही है तो बैकवर्ड मूवमेंट तो जाएगा नहीं, बस थोड़ा बहुत ओवरलैप कर सकता है। इटरेशन की कमी होती है इसमें, ठीक है, यानी कि रिपीटेशन कम होता है। तो बार बार जो है आप मतलब लास्ट में जाकर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इटरेशन की कमी होने का प्रॉब्लम क्या होगा, कि लास्ट में जाकर आपको पता चलेगा टेस्टिंग फेज के बाद कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, तब तक कुछ पता ही नहीं चलेगा। वन टाइम में प्लान करना डिफिकल्ट होता है, ये जो काम कर रहे हो आप ये भी आपका वीकनेस होता है। फिर बोलता है कि अगर अनएक्सपेक्टेड या अनयूजुअल सिचुएशन कुछ आ गया तो किसी भी फेज में आपका पीछे जाकर एडजस्ट करना असंभव होता है, ठीक है। उसके बाद छठे बात हम लोग करते हैं, छठी पॉइंट की, कि जो आपका टेस्टिंग होता है के बाद ही प्रॉब्लम डिस्कवर हो जाता है। टेस्टिंग के लिए पूरे सिस्टम को बनने का वेट करना पड़ता है। सातवीं बात हम लोग यहाँ पर करते हैं कि अगर मान लो कि किसी चेंज का रिस्पॉन्स करना है तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। मान लो कि किसी भी चेंज इसमें करना है किसी भी फेज में तो काफ़ी महंगा पड़ता है, लगभग मतलब ना के बराबर ओवरलैप होता है, ठीक है। आठवां एक्सेस डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, यहाँ पर जो बोला ना डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस हो जाता है वो चीज़। उसके बाद नौवीं की बात हम लोग करते हैं, यूजर के लिए डिफिकल्ट होता है केवल स्पेसिफिकेशन पढ़कर ऑपरेट करना। लास्ट में जो डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर ऑपरेट करना यूजर के लिए डिफिकल्ट होता है। और 10वां वीकनेस क्या होता है, यूजर और डेवलपर दोनों के बीच कम्युनिकेशन का गैप रह जाता है डेवलपमेंट के दौरान। इसकी वजह से ये सारी खामियां हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन सब खामियों को दूर करने के लिए नए नए सिस्टम आते चले गए। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में बात करते हैं। प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है, तो प्रोटोटाइपिंग मॉडल, प्रोटोटाइप मतलब क्या होता है, एक सैंपल बना के देना, ठीक है। तो पूरे या पार्ट ऑफ सिस्टम का स्मॉल या पायलट वर्जन बना दिया जाता है, छोटा या फिर पायलट वर्जन बनाया जाता है, कम कॉस्ट में क्विकली डेवलप किया जाता है। जो भी पायलट वर्जन आप बनाते हो उसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आप पहले क्या करोगे, दिखाओगे, जो यूजर होंगे उसको एक्चुअली दिखाओगे और उसमें से जो वो अच्छी बातें जो बोलेगा उसको भी आप नोट करोगे, बुरी बातें जो बोलेगा उसको भी नोट करोगे, उसको नया नया क्या क्या चाहिए, इसमें और भी एडिशनल फीचर्स क्या क्या चाहिए वो सब बोलते चले जाएगा, पसंद नापसंद सबको आप नोट करते चले जाओगे और लास्ट में जाकर दूसरा प्रोटोटाइप बनाओगे। जब तक वो दूसरा प्रोटोटाइप बनाओगे फिर उसको भी दिखाओगे, फिर उसमें पसंद नापसंद को जोड़ोगे, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो है लास्ट में जब तक उसने फाइनल अप्रूवल नहीं दिया तब तक आप सिस्टम को डेवलप नहीं करोगे, तब तक उसको पायलट बना के दिखाते चले जाओगे, ठीक है। आपके दिमाग की दही करते चले जाओगे, मतलब पार्ट पूरे या फिर पार्ट ऑफ सिस्टम का स्मॉल या पायलट वर्जन कम कॉस्ट में क्विकली डेवलप किया जाता है, कम खर्चे में क्विकली डेवलप किया जाता है बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। और उसके बाद फिर यूजर को दिखाया जाता है, यूजर का पसंद नापसंद को डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और वापस जो है दूसरा पायलट बनाते हैं, उसमें इंप्रूव्ड वर्जन पायलट दिखाते हैं। ये सिलसिला तब तक चलते रहता है जब तक यूजर जो होता है अपना फाइनल एक्सेप्टेंस ना दे दे। फाइनल एक्सेप्टेंस मिलते ही उसी पायलट के अकॉर्डिंगली जो फाइनल होता है एक्सेप्टेड, उसी के अकॉर्डिंगली सिस्टम को डेवलप कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर वीकनेस में भी आप ये चीज़ आ जाएगा। देखो इसकी सबसे बड़ी वीकनेस यही हो गई ना कि अगर बार बार आप दिखाओगे तो आपके दिमाग की दही हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि अप्रूवल प्रोसेस जो होता है स्ट्रिक्ट नहीं होता है, स्ट्रिक्ट नहीं होता है। पहला ही वीकनेस है कि अप्रूवल प्रोसेस जो होता है वो स्ट्रिक्ट नहीं होता है। मान लो कि 10-12 पायलट बनवा के आपका वो बोला नहीं आपसे डेवलप नहीं करवाना, तो आप क्या करोगे, तो अप्रूवल प्रोसेस स्ट्रिक्ट ना होना, ये वीकनेस में हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं जेनेरिक फेज के बारे में। यहाँ पर क्या क्या फेज होता है, तो पहला फेज हम लोगों का होता है कि जो 4 स्टेप्स या 4 जेनेरिक फेज इसको आप बोल सकते हो। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब यूजर को क्या क्या चाहिए उसका ओवरऑल जायजा लिया जाता है। तो
रिक्वायरमेंट को जाना जाता है सबसे पहला। दूसरा क्या किया जाता है कि फ्लेक्सिबिलिटी को फोकस करते हुए इनिशियल प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है। प्रोटोटाइप, तो पहला प्रोटोटाइप डेवलप किया जाता है उसको इनिशियल प्रोटोटाइप बोलेंगे। तीसरी बात क्या आती है कि फर्स्ट प्रोटोटाइप जो होता है वो यूजर को टेस्ट के लिए डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है और अकॉर्डिंगली उसको रिवाइज किया जाता है। तो डिमॉन्स्ट्रेट करोगे और रिवाइज करोगे, फिर सेकंड प्रोटोटाइप डिमॉन्स्ट्रेट करोगे, रिवाइज करोगे, लास्ट में क्या होता है कि अप्रूवल लिया जाता है। तो अप्रूवल लेने के बाद प्रोटोटाइप जो होता है वो यूजर का साइन ऑफ लेता है। जो यूजर का साइन ऑफ लेने के बाद आप जो फाइनली अप्रूव किया गया है उसी हिसाब से फाइनल एक्सेप्टेंस किया जाता है, उसी को डेवलप करना है आपको। तो फाइनल एक्सेप्टेंस स्ट्रेंथ क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है कि लगातार यूजर और डेवलपर का पार्टिसिपेशन बना रहता है। कंफ्यूजिंग प्रोडक्ट में जहाँ पर उसको रिक्वायरमेंट का क्लियरिटी नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है वहाँ पर, तो कंफ्यूजिंग प्रोजेक्ट में या फिर डिफिकल्ट प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तीसरी स्ट्रेंथ क्या होती है कि अर्लियर इटरेशन के नॉलेज का न्यू प्रोटोटाइप में यूज़ कर लिया जाता है। जो पिछला इटरेशन किया है अभी इनको दिखाने के चक्कर में उसका नए वाले प्रोटोटाइप में इंप्रूवमेंट वर्जन में यूज़ कर लिया जाता है। चौथा कि इनोवेशन को इनकरेज किया जाता है। यहाँ पर ऑब्वियसली इनोवेशन जो है, इनोवेटिव आइडिया नए नए आएंगे तो इनोवेशन को जो इनकरेज किया जाता है। उसके बाद पांचवें की बात कर रहे हैं कि एग्जैक्ट नीड का पता चल जाता है। बार बार आप दिमाग की दही करते रहोगे, यूजर डेवलपर बात करेगा तो एग्जैक्ट नीड का पता चलेगा ही। उसके बाद छठा, सस्ता, आसान और फ्लेक्सिबल प्रोटोटाइप बनाया जाता है। अब वीकनेस की बात करते हैं तो पहला वीकनेस हम लोगों ने पहले देखा था कि अप्रूवल प्रोसेस जो होता है वो स्ट्रिक्ट नहीं होता है। उसके बाद बार बार जो है यूजर अपना रिक्वायरमेंट को चेंज करते रहता है, हर बार उसको कुछ ना कुछ नया सोचते रहता है, चेंज करते रहता है। तो तीसरी खराबी क्या होती है कि पूरा रिक्वायरमेंट को जाने बिना, मतलब प्रोटोटाइप डेवलप करने के चक्कर में इनइफेक्टिव प्रोटोटाइप बन जाता है। उसके बाद ज़्यादातर जो होता है इनफॉर्मल में कम्युनिकेशन होता है, इसलिए डॉक्यूमेंटेशन की कमी होती है। पांचवी प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूचर पोटेंशियल जो होता है प्रोटोटाइप के चक्कर में रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद छठा प्रॉब्लम क्या होता है कि स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस नहीं होता है प्रोजेक्ट का। सातवां वीकनेस क्या है कि यूजर और डेवलपर दोनों का टाइम जो होता है वो काफ़ी जाता है, मतलब काफ़ी टाइम डिवोट करना है और जरूरी नहीं है कि सबके पास टाइम हो ही। आठवीं बात जहाँ तक देखते हैं कि इनएडिक्वेट टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग की काफ़ी कमी होती है। और नौवीं बात, बार बार दिमाग की दही करेगा तो बिहेवियरल प्रॉब्लम भी होगा, यानी कि यहाँ पर आदमी के बिहेवियर की बात नहीं कर रहा, सिस्टम की बिहेवियर की बात कर रहा। हो सकता है डेवलप होने का जो फाइनल होगा वो प्रॉपर्ली बिहेव ना करे, यानी कि बार बार करप्ट हो, क्योंकि उसमें इतना कुछ आपने जोड़ घटाव कर दिया है कि उसकी वाट लग गई है। अब हम लोग बात करते हैं इंक्रीमेंटल मॉडल के बारे में। बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो होते हैं उसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, कई कंपोनेंट में बांटा जाता है। हर एक कंपोनेंट को आप इंक्रीमेंट बोल सकते हो, बिल्ड बोल सकते हो, या सब सिस्टम बोल सकते हो, ठीक है, या फिर मॉड्यूल बोल सकते हो। हर एक बिल्ड को जो होता है, हर एक बिल्ड इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या होता है, जो बड़ा सिस्टम है उसको आपने कई छोटे छोटे टुकड़ों यानी कि बिल्ड में बांट दिया। अब हर एक बिल्ड जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 बिल्ड यहाँ पर आते हैं। मान लो हर एक जो बिल्ड होते हैं उसको वाटरफॉल का अप्रोच यूज करके, इसको भी वाटरफॉल से, इसको भी वाटरफॉल से, इसको भी वाटरफॉल से, इस तरह से हर एक बिल्ड को टुकड़ों में डेवलप किया जाता है और लास्ट में इंटीग्रेट कर दिया जाता है, तो ओवरऑल सिस्टम बन जाता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। आपने कई बार हमने यहाँ पर चर्चा भी की होगी, पहले भी चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग और ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग। तो यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या कि सबसे स्मॉलेस्ट टेस्टेबल पार्ट मान लो ये है, तो आप इसको टेस्ट करते हो। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या, मान लो कि 1 का 2 से, या फिर 2 3 को, या फिर इन तीनों को, या फिर और भी कोई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप इंटीग्रेट करवा के टेस्ट करते हो कि आपस में मिलकर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और लास्ट वाला होता है ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग, तो ओवरऑल में पूरी के पूरे सिस्टम को टेस्ट करते हो, यूनिट और इंटीग्रेटेड और ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो एक्जैक्टली यहाँ पर इंक्रीमेंटल से ही सारी की चीज़ें दिमाग में अभी मैंने आपको बता दी। आपको याद रहेगा कि जब भी यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग और ओवरऑल सिस्टम टेस्टिंग की बात करेंगे तो इसका मतलब आपके इमेजिन कर पाओगे आप कि क्या हम लोग एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। तो हर एक बिल्ड को क्या करते हैं, वाटरफॉल अप्रोच से डेवलप करते हैं, और जैसे जैसे डेवलप हो जाता है क्लाइंट को इमीडिएट ये डेवलप हुआ, डिलीवर, ये डिलीवर, इस तरह से जो है उसको डेवलप करते चले जाते हैं। मतलब ये अपने आप में आइसोलेशन में भी ये लोग वर्किंग होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत काम कर सकता है, पूरा सिस्टम बनने से पहले भी वो चालू कर सकता है काम, तो क्लाइंट को इमीडिएट बेसिस पर डिलीवर करते चले जाते हैं। सारे बिल्ड बन जाने के बाद लास्ट में उन सारे बिल्ड्स को साइट पर जाकर इंटीग्रेट कर दिया जाता है, जिससे ओवरऑल सिस्टम बन जाता है। अब हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल फीचर्स की बात करते हैं। पोटेंशियल फीचर्स क्या क्या होता है, हर एक बिल्ड जो होता है वो मिनी वाटरफॉल की तरह सीक्वेंस में डेवलप किया जाता है, तो हर एक बिल्ड जो होता है मिनी वाटरफॉल की तरह होता है। सेकंड बात करते हैं कि हर बिल्ड का फोकस जो होता है वो ओवरऑल रिक्वायरमेंट पर फोकस करता है। हर एक बिल्ड जो होता है वो अपने तरक्की पर फोकस नहीं करता है, वो ओवरऑल सिस्टम के रिक्वायरमेंट पर फोकस करता है, तो ओवरऑल रिक्वायरमेंट पर फोकस करता है हर एक बिल्ड। तीसरी बात जहाँ तक हम लोग करते हैं कि क्या बोलते हैं, इटरेटिव वाटरफॉल का जो होता है नेचर होता है, सिस्टम का इटरेटिव होता है, मतलब वाटरफॉल को इटरेटिव मेथोलॉजी में जो है वो आपको बनाता है। ठीक है, उसके स्ट्रेंथ देखते हैं कि
हर इटरेशन में अर्लियर नॉलेज का यूज़ किया जाता है। सेम प्रोटोटाइप की तरह बार बार इटरेट करोगे तो इटरेशन करोगे तो अर्लियर इटरेशन का यूज़ करोगे ही अगले इटरेशन में। उसके मॉडरेट कंट्रोल होता है प्रोजेक्ट पे। तीसरा होता है इंक्रीमेंट कितना डेवलप हुआ है उस पर आपको स्टेटस का पता चल जाता है कि किस प्रोग्रेस कितना स्पीड से प्रोग्रेस हो रहा है। चेंज को इनकॉर्पोरेट करना आसान होता है क्योंकि केवल बिल्ड को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है आपको। पांचवीं बात हम लोग करते हैं कि अर्लियर जो इंक्रीमेंट होता है उसके रिस्क को अगले में मिटिगेट कर दिया जाता है, ऑब्वियसली मिटिगेट कर दिया जाएगा। क्विक डिलीवरी होता है इंक्रीमेंट का। और सातवां स्ट्रेंथ क्या होता है कि हर बिल्ड आइसोलेशन में भी काम करता है। अब हम लोग वीकनेस की जहां तक बात करते हैं, जो भी बिल्ड होता है, ठीक है, बिल्ड करने के चक्कर में ओवरऑल कंसंट्रेशन का लैकिंग हो जाता है। मतलब सब बिल्ड अपने आप पर ध्यान देने लगता है, ओवरऑल कंसंट्रेशन का लैकिंग हो जाता है। सेकंड, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो भी बिल्ड होता है उसमें इंटरनली ओवरलैप नहीं हो सकता है। वही वाटरफॉल का प्रॉब्लम, क्योंकि हर बिल्ड अपने आप में वाटरफॉल को फॉलो करता है, इसके लिए इंटरनली ओवरलैप नहीं हो पाता है, वीकनेस। उसके बाद तीसरा, कुछ बिल्ड जो होते हैं वो पहले कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको वेट करना पड़ता है। मान लो कि 1, 3 और उसके बाद 7 को इंटीग्रेट करवाना है और बीच वाले जो कंप्लीट हो गए पहले क्योंकि आसान थे, जल्दी से हो गए, तो आप उसको क्या कर सकोगे, जो मतलब इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो ये प्रॉब्लम होता है। और एक और प्रॉब्लम क्या होता है इसके कारण, इसी से जुड़ा हुआ, मान लो कि अभी बिल्ड 1, 2 और 1, 3 और 7 की जरूरत है इंटीग्रेट करवाने की, लेकिन ये बीच में बेचारा 6 जो है कंप्लीट कर लिया, तो ये जो मैनेजर है वो अपने सक्सेस को डिमोस्ट्रेट नहीं कर पाएगा। अर्लियर सक्सेस को डिमोस्ट्रेट नहीं कर पाता है ये मैनेजर, अगर कोई बिल्ड पहले बना लिया तो ये सारे वीकनेस होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्पाइरल मॉडल के बारे में। स्पाइरल मॉडल क्या होता है, तो ये सेम इंक्रीमेंटल की तरह होता है, लेकिन यहाँ पर हर बिल्ड के लिए प्रोटोटाइपिंग फॉलो किया जाता है। मतलब यहाँ पर हर एक बिल्ड के लिए देखो, अपने पिछले बार में क्या था, अपना का वाटरफॉल हम लोग फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, हर एक बिल्ड के लिए हम लोगों को प्रोटोटाइपिंग फॉलो करना है इटरेटिव मैनर में। यानी कि हर एक इंक्रीमेंटल के लिए, हर एक इंक्रीमेंट के लिए आपको, हर बिल्ड के लिए आपको क्या बोलते हैं, वाटरफॉल यहाँ पर फॉलो नहीं करना है। स्पाइरल मॉडल में आपको प्रोटोटाइपिंग फॉलो करना है। प्रोटोटाइपिंग के साथ साथ इसमें रिस्क असेसमेंट पर भी काफ़ी फोकस किया जाता है। केवल प्रोटोटाइपिंग पर फोकस नहीं किया जाता है, यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग के साथ साथ आपका रिस्क मैनेजमेंट पर भी काफ़ी फोकस किया जाता है। गेम डेवलपमेंट में या कोई भी रिस्की या एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट काफ़ी में ये काफ़ी स्पाइरल मॉडल जो होता है वो यूजफुल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो होता है कि इटरेटिव डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग के चक्कर में प्रोजेक्ट स्पाइरल का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, इटरेटिव और प्रोटोटाइपिंग के चक्कर में ये क्या करता है, बार बार इटरेशन होता है, प्रोटोटाइपिंग होता है, इसकी वजह से बार बार घूम घूम के जाने के चक्कर में यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्पाइरल का फॉर्म ले लिया जाता है। फीचर्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फीचर्स क्या होता है, यहाँ पर भी सिस्टम रिक्वायरमेंट शुरू में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में है जान लेना है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, गेम डेवलपमेंट। ठीक है, बिल्कुल से आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। गेम डेवलपमेंट में या फिर बड़े एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट में ये स्पाइरल मॉडल फॉलो किया जाता है। सिस्टम रिक्वायरमेंट शुरू में ही ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बताना पड़ता है, तो रिक्वायरमेंट को डिटेल में स्टार्टिंग में ही बताना पड़ता है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन जब आप करते रहते हो उसी वक्त कई अल्टरनेटिव आप चूज़ कर लेते हो जो कि आगे चल के आपको किसी साइकिल में काम आ सकते हैं, तो इसी वक्त आप कई सारे अल्टरनेटिव जो हैं चूज़ कर लेते हो। प्रिलिमिनरी डिज़ाइन करते वक्त एक ही डिज़ाइन नहीं करना है आपको, यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन करना है, क्योंकि गेम बनाने के लिए जा रहे हो, कुछ भी जरूरत पड़ सकती है, तो कई अल्टरनेटिव जो है चूज़ करते हो। जो इंक्रीमेंट ज़्यादा रिस्की, मतलब जो इंक्रीमेंट होता है वो ज़्यादा रिस्की होता है, उस पर तो पक्का से पक्का प्रोटोटाइपिंग यूज़ करना है। रिस्की है तो उसको डेवलप मत करो, उससे पहले प्रोटोटाइपिंग से डेवलप करो। ठीक है, जो इंक्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद चौथा फीचर्स होता है कि इसमें फोल्ड प्रोसीजर होता है। फोल्ड प्रोसीजर से प्रोटोटाइपिंग किए जाते हैं, फोल्ड प्रोसीजर। तो यहाँ पर प्रोटोटाइपिंग करने के लिए फोल्ड प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है। पहले प्रोटोटाइप का जो होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जो इवेलुएट करना है, प्लस माइनस को इवेलुएट करना है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को। दूसरा, जो भी आपका फोल्ड प्रोसीजर में दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जो सेकंड प्रोटोटाइप होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके रिक्वायरमेंट को पहले डिफाइन किया जाता है, उसके बाद उस सेकंड प्रोटोटाइप को प्लानिंग एंड डिजाइन किया जाता है, जरूरत है या नहीं है सेकंड बनाने की, उसको डिफाइन किया जाता है, फिर प्लानिंग एंड डिजाइन किया जाता है, और लास्ट में उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और टेस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट एंड टेस्ट किया जाता है। तो ये सारे कुछ पर्टिनेंट इशूज हो गए, पर्टिनेंट फीचर्स हो गए। हम लोग स्ट्रेंथ को के बारे में देखते हैं कि क्या क्या आइडेंटिफाइड स्ट्रेंथ है। तो 3 है। रिस्क अवॉइडेंस होता है, क्योंकि काफ़ी रिस्क में फोकस किया जाता है तो रिस्क जो होता है अवॉइड हो जाता है। ठीक है, रिस्क अवॉइडेंस। दूसरा, हर इटरेशन का ऑप्टिमल यूज़ होता है हर एक इटरेशन का। तीसरा, क्योंकि आप वाटरफॉल भी फॉलो करते हो, ठीक है, तीसरा कि ये तीन अकेला प्रोटोटाइपिंग को फॉलो नहीं करता है, उसके अलावा जहाँ पर रिस्की लगता है वहीं पर इंक्रीमेंट वो प्रोटोटाइपिंग को फॉलो करता है, जहाँ पर रिस्की नहीं है वहाँ पर अदर मेथोलॉजी को भी फॉलो कर सकता है। जहाँ पर ये 3 चीज़ों को फॉलो करता है, WIP, वाटरफॉल को, उसके बाद इंक्रीमेंटल को और प्रोटोटाइपिंग को, 3 अप्रोच को फॉलो करता है। तो ये सारी कुछ स्ट्रेंथ हुए। वीकनेस क्या क्या होते हैं, एग्जैक्ट
एग्जैक्ट कौन सा आप मेथोलॉजी फॉलो कर रहे हो इन तीनों में से उसका पता ही नहीं चल पाता है। तो एग्जैक्ट कौन सा मेथोलॉजी फॉलो कर रहे हो ये पता नहीं चल पाता है डेवलपर को भी, ठीक है। कस्टमाइज कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा ही कस्टमाइज हो जाता है, क्योंकि आप गेम बना रहे हो तो कस्टमाइज कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो स्किल्ड होने चाहिए, मामूली प्रोजेक्ट मैनेजर से आपका नहीं चलेगा। चौथी बात करते हैं कि हर साइकिल का दूसरे पर कब शिफ्ट होना है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता है साइकिल शिफ्ट करने के लिए। पांचवी बात, बजट या अदरवाइज का कोई शेड्यूल फिक्स नहीं होता है, क्योंकि गेम इतना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, गेम डेवलप कर रहे हो तो आपका बजट का कोई फिक्सिंग नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं रैपिड डेवलपमेंट मॉडल। रैपिड डेवलपमेंट मॉडल का मतलब क्या होता है कि जो आपका एग्जिस्टिंग टूल है, जो टूल आपने पहले से बना के रखे हैं या फिर रेडीमेड टूल होते हैं, उसको यूज करके आप रैपिडली प्रोटोटाइप को डेवलप कर लेते हो। जैसे कि मान लो जीमेल का अकाउंट आप क्रिएट करने के लिए जाओ तो आपको अपने आप ऑप्शन देता है मेल, ठीक है, फीमेल, या फिर आप सेलेक्ट करते चले जाते हो और उसमें मतलब सेलेक्ट योर क्वेश्चंस, तो यानी कि वो टूल है, बने बनाए टूल है, उससे आप जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लेते हो। लेकिन हर बार आपको पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ता है एक जीमेल अकाउंट को बनाने के लिए, उतना ही रिसर्च करना पड़ता, तो कैसा लगता। तो बने बनाए टूल का, एग्जिस्टिंग या रेडीमेड टूल का यूज करके रैपिडली प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया जाता है। डिजाइन करते वक्त प्रोजेक्ट में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है ताकि बाद में जो है डिजाइन को मॉडिफाई भी किया जा सके। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल की फीचर्स इसके क्या होते हैं, कम कॉस्ट में हाई क्वालिटी वाला प्रोजेक्ट बन जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बने बनाए टूल का यूज करते हो, बार बार टूल नहीं बनाते तो खर्चा कम होता है, और हाई क्वालिटी वाला होता है क्योंकि टूल जो होता है ऑलरेडी प्रूवन होता है, ठीक है, क्वालिटी टेस्टेड होता है। प्रोजेक्ट को छोटे छोटे सेगमेंट में बांटकर रिस्क को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तीसरी बात हम लोग करते हैं कि हर एक स्टेज पर यूजर को इन्वॉल्व किया जाता है। रैपिड में भी यूजर को इन्वॉल्व किया जाता है। रैड में जैड का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग स्टूडेंट में एक जगह पर देखेंगे, यहीं पर हम लोग देखेंगे कि जैड का इस्तेमाल किया जाता है, ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। तो ज्वाइंट किसका यूजर और डेवलपर दोनों ज्वाइंटली मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो जैड का यूज किया जाता है, ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैड को यूज किया जाता है रैड में। उसके बाद बात करते हैं कि एडवांस क्वालिटी का टूल यूज करते हैं, जो भी टूल यहाँ पर एग्जिस्टिंग आप यूज करोगे वो एडवांस क्वालिटी का ही यूज करोगे। बिजनेस नीड पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइम बॉक्स में बजट और शेड्यूल बनाया जाता है, टाइम शेड्यूल, ठीक है। और ऑडिटर्स का पार्टिसिपेशन होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें हो गई जो कि की फीचर्स होता है। स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या क्या होता है आइडेंटिफाइड, सारे अप्रोच से पहले ही आपको ऑपरेशनल वर्जन तैयार करके देता है। अब देखो बने बनाए टूल का यूज करेगा तो फटाक से ऑपरेशनल वर्जन क्यों नहीं आपको तैयार करके देगा, बाकी सब अप्रोच से ज्यादा फास्ट हो गया तब, ठीक है। कम कॉस्ट पर प्रोजेक्ट अच्छा बनता है, ठीक है। क्वालिटी रिव्यू का यहाँ पर फीचर्स होता है। फीडबैक को इनकरेज किया जाता है, क्योंकि रैड ज्वाइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरह यहाँ पर जैड यूज करता है, तो आप यूजर इन्वॉल्व होता है कंटिन्यूस बेसिस पर, तो इनकरेज फीडबैक का मेथोलॉजी यहाँ पर होता है, फीडबैक को इनकरेज किया जाता है। और अदर अप्रोच के कंपैरिजन में यूजर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है और टाइटली इंटीग्रेटेड होता है। वीकनेस क्या होता है, सस्ते और स्पीड के चक्कर में क्वालिटी कभी कभी खराब हो जाती है। फिर सेकंड वीकनेस क्या है कि जरूरत से ज़्यादा रिक्वायरमेंट पर प्रोजेक्ट का आपका इंड होता है, जरूरत से ज़्यादा रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट का इंड होता है। उसके बाद ज़्यादा फीचर्स डालने के चक्कर में प्रोजेक्ट का जो होता है वो आपका पोटेंशियल और स्ट्रेंथ खराब हो जाता है। उसके बाद डिज़ाइन जो होता है इनकंसिस्टेंट डिज़ाइन, ये भी एक जो होता है इसका वीकनेस हो गया या फिर लिमिटेशंस हो गया। उसके बाद छठे के यहाँ पर हम लोग पाँचवें की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड का वायोलेशन कर दिया जाता है, कभी कभी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं आप। छठा कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की कमी रह जाती है, ऑडिट रिव्यू जो होता है वो करना डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। उसके बाद डिफिकल्ट प्रॉब्लम को कई बार जो मतलब देर से मतलब डिफिकल्ट चीज़ों को शिफ्टिंग करने की मेंटालिटी हो जाती है। जैसे मान लो आपको कॉस्टिंग टफ लगता है तो कॉस्टिंग को आप बाद में पढ़ने के चक्कर में एग्जाम खराब कर लेते हो, तो लास्ट में पढ़ने के चक्कर में, ठीक है। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम को बाद में शिफ्ट करने की टेंडेंसी होती है रैड में, ध्यान रहे। उसके बाद नॉमी की बात करते हैं, कुछ मॉड्यूल जो होते हैं वो जल्दी कंप्लीट हो गए तो उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है, सेम इंक्रीमेंटल की तरह। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं एजाइल मैथोलॉजी के बारे में। एजाइल का मतलब क्या होता है, कई मैथोलॉजी का मिक्सचर, कोई एक मैथोलॉजी नहीं होता है, कई सारे मैथोलॉजी का मिक्सचर कर दिया जाता है। जैसे आपको खाना पकाना नहीं आता है, किसमें क्या डालना आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी सब मिक्स कर दो फाइनली, ठीक है। तो मिक्स भाजी, मिक्स वेजिटेबल, तो कई मैथोलॉजी का ये मिक्सचर होता है, ठीक है। एजाइल होता है, जंजाल होता है, ठीक है। उस मैथोलॉजी में आप अपना सेट ऑफ रिक्वायरमेंट और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हो, ठीक है। उन सबका रिक्वायरमेंट और उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको जो मैथोलॉजी होनी चाहिए सबको आप एक साथ मिला देते हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, एक खासियत होती है सबसे ज़्यादा, इसलिए गड़बड़ नहीं होती है। इसमें एक सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम बनाया जाता है, सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम। ये काफ़ी टैलेंटेड लोगों को लिया जाता है, वही किसी को नहीं उठा के ले लिया जाता है। तो सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम बनाया जाता है। ये जो एजाइल मेथोलॉजी का पालन आप करते हो तो उस वक्त सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम को बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर्स क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जल्दी डिलीवर करने के कारण कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पहला। दूसरा
फीचर्स क्या होता है कि अगर कस्टमर ने देर से भी बताया उसके बाद भी वेलकम चेंज, हम चेंज कर देंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो वेलकम चेंज दूसरा खासियत होता है। तीसरा कि आपका जो वर्किंग सॉफ्टवेयर होता है वो फ्रीक्वेंटली डिलीवर होता है, वीक में नहीं, मतलब मंथ में नहीं लगाता है, वीकली डिलीवर हो जाता है। आपका वर्किंग सॉफ्टवेयर जो होता है फ्रीक्वेंटली डिलीवर होता है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है। वेलकम चेंज है। उसके बाद क्या बोलते हैं, वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली जो होता है डिलीवर किया जाता है। उसके बाद चौथी बात हम लोग देखते हैं कि वर्किंग सॉफ्टवेयर में ही आपका प्रोग्रेस मेजर कर लिया जाता है। जैसे जैसे वर्किंग सॉफ्टवेयर आप डिलीवर करते चले जाओगे वैसे वैसे ही प्रोग्रेस को मेजर किया जाएगा, प्रोग्रेस जो है आपका मेजर होते चला जाएगा। इसके बाद डेवलपमेंट में कंसिस्टेंसी होती है, डेवलपर और यूजर का क्लोज कोऑपरेशन होता है। फेस टू फेस कन्वर्सेशन प्रमोट किया जाता है यहाँ पर आपस में बातचीत करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम जो होता है वो काफ़ी मोटिवेटेड इंडिविजुअल और ट्रस्टेड लोगों का और टैलेंटेड लोगों का ग्रुप होता है वो। उसके बाद नॉर्मा टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन पर लगातार जो है अटेंशन रहता है, जो मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी उस पर और डिज़ाइन पर लगातार अटेंशन रहता है। सिंपल और आसान मैथोलॉजी को प्रीफर किया जाता है, जो भी मैथोलॉजी आप मिक्सचर बनाओगे वो सिंपल को बनाओगे। और इसके बाद सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम खुद सब कुछ मैनेज करता है अकेले ही, ठीक है, वो टीम ही मैनेज करता है सब कुछ। और चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को रेगुलर एक्सेप्ट किया जाता है, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस को रेगुलर अडॉप्ट किया जाता है। स्ट्रेंथ आइडेंटिफाइड में हम लोग देखते हैं एडेप्टिव टीम, वो सब कुछ को चेंजेस को अडॉप्ट करेगी, तो एडेप्टिव टीम तो मानोगे ही, एडेप्टिव टीम होता है सबसे पहला स्ट्रेंथ। दूसरा एक्स्ट्रा टाइम एंड इफर्ट से आप जो हैं वो बच जाते हो, क्योंकि सब टीम अपने अपने काम में माहिर होता है, चैंपियन होता है, तो एक्स्ट्रा टाइम एंड इफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन यूजर के साथ होता है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है, इन रिजल्ट जो होता है कम वक्त में हाई क्वालिटी वाला बनता है। वीकनेस क्या क्या होती है, टोटल इफर्ट कितना लगेगा उसका एट ए टाइम पता ही नहीं चलता है, क्योंकि मैथोलॉजी ही आपको एग्जैक्ट फुल प्रूवन नहीं है, तो टोटल इफर्ट कितना लगेगा। डॉक्यूमेंटेशन की कमी रह जाती है, क्योंकि इनफॉर्मल वे में कान से ही सुन लेते हैं और काम चालू कर देते हैं, सब अपने आप को एक्सपर्ट ही समझते हैं इसकी वजह से। थर्ड, बिजनेस जो होता है उसमें ये जो इतना भयानक प्रोजेक्ट होता है एजाइल मैथोलॉजी वाला, कि वो बिजनेस का जो आपका ये होता है बीसीपी पर आपका इफेक्ट जो होता है वो पड़ सकता है, कभी कभी गोइंग कंसर्न आपका हार्म कर सकता है। उसके बाद रीवर्क जो होता है वो बार बार करना पड़ता है, रीवर्क जो होता है वो बार बार करना पड़ता है। पांचवा कि प्रोजेक्ट अक्सर जो होता है वो ऑफ ट्रैक चला जाता है। छठा, ऑफसाइड इंटीग्रेशन पर अटेंशन नहीं जाता है लोगों का, बाहरी वातावरण पे अटेंशन नहीं किया तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें कुछ एजाइल मेथोडोलॉजी के बारे में हम लोगों ने देखी। अब हम लोग बात करते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। तो फेजेस हम लोगों ने देख लिए थे, IRDA वाली कहानी जो हम लोगों ने देखी थी, IRDA दिमाग डेवलप करने का टिप देता है, ठीक है। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं, एडवांटेज, ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। दो प्रकार से सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो सिस्टम आप बनाओगे उसके दो प्रकार के एडवांटेज होंगे और कुछ शॉर्टकमिंग्स एंड रिस्क भी होते हैं। तो मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं कि मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से क्या क्या फायदा होता है। प्लानिंग एंड कंट्रोल अच्छा होता है, प्लानिंग एंड कंट्रोल अच्छा होता है। दूसरा, स्टैंडर्ड का फॉलो किया जाता है, स्टैंडर्ड जो होता है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है। चौथा, रिव्यू और साइन ऑफ जो होता है वो माइलस्टोन होता है, मतलब आपका जो साइन ऑफ लेने के लिए जाते हो मैनेजमेंट के पास वो सक्सेस का माइलस्टोन माना जाता है। तो रिव्यू एंड साइन ऑफ फेज जो होता है वो फेज का माइलस्टोन माना जाता है कि कब एक फेज से दूसरे फेज पर आपको शिफ्ट करना है, ठीक है। तो प्लानिंग एंड कंट्रोल, स्टैंडर्ड फॉलो, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यू एंड साइन ऑफ जो होता है उसको माइलस्टोन माना जाता है। ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से क्या होता है कि हर एक फेज बाय फेज डेवलप करोगे तो ऑडिटर को ऑडिट करने में क्लैरिटी अच्छी रहेगी, भैया तुम कौन सा फेज पर चल रहे हो एक्चुअली, ठीक है, उसकी क्लैरिटी रहती है। उसके बाद फिर बोलता है कि कंप्लायंस रिपोर्टिंग करना ऑडिटर के लिए आसान रहता है। ऑडिटर अपना रिकमेंडेशन सिस्टम डेवलपमेंट के सारे फेजेस में दे सकता है। उसके बाद चौथा, थ्रू आउट जो होता है सिस्टम डेवलपमेंट फेज को ऑडिटर रिव्यू कर पाता है कई मेथड और टेक्निक्स का फॉलो करके। शॉर्टकमिंग क्या क्या होते हैं भैया, खाली खासियत नहीं होती है इसके सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से बने सिस्टम की, कुछ ना कुछ खामियां भी होती हैं। तो क्या क्या खामियां होती हैं, तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो आपको क्या बोलते हैं मतलब डेवलपमेंट टीम जो होता है उसको लगता है कि ये बोझिल है, ये इन्वेस्टिगेशन करके जो लास्ट में जो आप डेवलप करो इतना माथा पच्ची कर रहे हो उसको क्या बोलता है, उसको कम्बरसम लगता है, मतलब बोझिल लगता है पहले तो, जो किसको, तो डेवलपमेंट टीम को। डेवलपमेंट टीम खुद ही जो होता है वो परेशान होता है, उसको कम्बरसम लगता है। दूसरा, एंड प्रोडक्ट जो होता है वो देर से विजिबल होता है, देर से विजिबल जो होता है इमीडिएट नहीं होता है, एंड प्रोजेक्ट देर से होता है क्योंकि सारे मेथोडोलॉजी को फॉलो करते करते लास्ट में जाओगे। रिजिडिटी होने के कारण प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो होता है लंबा हो जाता है, ड्यूरेशन जो होता है काफ़ी लंबा हो जाता है। चौथी खामी क्या होती है कि स्मॉल एंड मीडियम साइज वाले सोचते हैं कि हमारे को जो इसको फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो मतलब स्मॉल एंड मीडियम साइज के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता। बड़े प्रोजेक्ट का ठीक है भैया, तुम डिवाइड करते जाओ प्रोजेक्ट को मॉड्यूल में और उसके बाद
बनाते चले जाओ। तो इस तरह से सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हमारा चैप्टर मेन रूप से शुरू होता है, यहाँ पर हम लोग फेजेस के बारे में देखेंगे। अब तक हम लोगों ने सारी चर्चा अप्रोचेस के बारे में देखी। सबसे पहला हमारा फेज होता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा फेज होता है आपका सिस्टम आपका IRDA का R, यानी कि सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस, IRDA, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिस्टम डेवलपमेंट फेजेस के, सिस्टम डेवलपमेंट फेज के बारे में, IRDA, ठीक है। उसके बाद सिस्टम, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे थर्ड फेज हमारा क्या है, सिस्टम डिज़ाइन, तो IRDA। और इसके बाद ए का मतलब एक्विजिशन, अगला फेज हमारा एक्विजिशन आएगा, ठीक है। तो IRDA ने आपके दिमाग के डेवलपमेंट का टिप दिया, ठीक है, तो डेवलपमेंट। और टी का मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, टी का मतलब क्या हो गया आपका, टी का मतलब यहाँ पर सिस्टम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशन से पहले टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो टेस्टिंग हो गया, सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है, सिस्टम टेस्टिंग। उसके बाद आई का मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो गया। उसके बाद लास्ट वाला आएगा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू एंड सिस्टम मेंटेनेंस के बारे में हम लोग अपनी पूरी चर्चा करें। उसके बाद यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग इन सारे फेजेस को एक एक करके देखेंगे। सबसे हमारा जो पहला होगा वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार चर्चा करते हैं कि क्या क्या फेजेस होगा आपका। सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है, आपका क्या बोलते हैं IRDA, आई हो गया। उसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ये सब कौन करेगा, सिस्टम एनालिस्ट करेगा। और ये सब प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन और रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद ये क्या करेगा, इसमें जो भी रिपोर्ट होगा वो मैनेजमेंट को देगा अपने रिकमेंडेशन के साथ। कई सारे अल्टरनेटिव बताएगा कि क्या क्या रास्ता है हमारे पास और कौन कौन से तरीके से वाला सिस्टम हम लोग लगा सकते हैं, और अपना रिकमेंडेशन भी देगा कि उनमें से कौन सा बेस्ट है। उसके बाद मैनेजमेंट ने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद बारी आएगी डी की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, IRDA, यानी कि डी का मतलब डिजाइनर जो होता है वो डिजाइन करेगा। डिजाइनर को क्या आता है जो वो डिजाइन करेगा, कोड डिजाइन करेगा। तो उसको C++, जावा, कोबोल जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आते हैं जिससे वो सोर्स कोड डिजाइन करेगा, सोर्स कोड को कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है डिजाइनर ने डिजाइन कर दिया, उसके बाद डेवलपर जो होता है वो डेवलप करेगा। तो उसके बाद एक्विजिशन किया जाएगा, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट चीजें हैं सिस्टम को लगाने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उन सारी चीजों का एक्वायर किया जाएगा, एक्विजिशन किया जाएगा, तो IRDA। उसके बाद डेवलपर जो है डेवलप करेगा, ठीक है। डेवलपर ने डेवलप कर लिया, यानी कि आपके दिमाग का डेवलपमेंट हो गया, सिस्टम का डेवलप हो गया। तो उसके बाद उसको टेस्ट किया जाएगा, TIP। उसके बाद टेस्टिंग के बाद इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा, फिर पोस्ट इंप्लीमेंटेशन रिव्यू किया जाएगा। तो ये सारे फेजेस को हम लोग एक एक करके यहाँ पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। चलिए हम लोग अगले वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं।